एक्सेप्शन नंबर 1 एक्सेप्शन क्या था बेटा? वो लैंथन, हाँ वो गैलियम और एल्यूमिनियम। ग्रुप 13 एल्यूमिनियम एंड गैलियम। क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए। गैलियम नो, सेम नहीं होना चाहिए। गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, दिस इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मीन समझते हो? हाँ। बट एक्चुअली में क्या होता है? एल्यूमिनियम ग्रेटर देन गैलियम। एक्चुअल में आपका ये होता है, ओके। एक्चुअल ये दोनों काउंटर पार्ट करते हैं, तो हम लोग इनको इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखते हैं? गैलियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एलियम इन डेटाज। क्लियर है? हाँ सर। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन, ओके। इसका रीजन याद है? क्या रीजन है? ड्यू टू द वो डी ब्लॉक का ये यस डी पुअर और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ओके। नंबर 2 that is called number 2 that is called lanthanide. लैंथेनॉइड्स भी बोलता है, लैंथेनाइड्स भी बोल सकते हैं, सेम है। Contraction. Did you know that? What is the lanthanide contraction? नहीं जानते हो? पहले lanthanide एलिमेंट जानते हो, ये बताओ। What is the lanthanide एलिमेंट? चलो मैं बताता हूँ। ग्रुप 3 जानते हो? यस सर। ग्रुप 3 के एलिमेंट बता दो बेटा। स्कैंडियम। क्या क्या? These are the group 3, देखो। ग्रुप 3 दिख रहा है आपको? हाँ सर। स्कैंडियम, वाई एट्रियम एंड लैंथेनियम, ओके। तो दैट इज, लेट मी राइट डाउन, Sc, scandium, yttrium and L, okay? ग्रुप 4 एलिमेंट देखो ध्यान से, आपको ग्रुप 4 भी साइड में दिख रहा होगा। ग्रुप 4 दिख रहा ना? ग्रुप 4 भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसका एक एलिमेंट रह गया ना नीचे, इस ग्रुप 4 में हम लोग दैट एलिमेंट इज TiZr, HF, RF। इफ यू वांट, अगर मैं यहाँ पर पीरियड लिख दूं, दैट इज 4th पीरियड में आता है, ये 5th पीरियड में आता है, 5th पीरियड में, 6th पीरियड में, 7th पीरियड, राइट? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। नाउ एक्चुअल में होता क्या है, डायरेक्टली याद करो। द ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल रीनेम योरसेल्फ। गैलेक्सी J7 जिसका भी नाम है, रीनेम योरसेल्फ बेटा है, ओके। हाँ सर। एक अदरवाइज अटेंडेंस नहीं मिलेगा आपको। रीनेम का हाँ नाम, रीनेम करो, या रीनेम नहीं होता तो एक बार लीव करके ज्वाइन करो, फिर से रीनेम करो। Sc is lowest than Y is lower than La. Ti is HF। क्लियर है? तो बेसिकली अगर हम बात करें, ड्यू टू द, अभी यहाँ पर बेटा 4f इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, और 3D इलेक्ट्रॉन तो थे ही। लेंथेनाइड में आपके 4f इलेक्ट्रॉन आ चुकी, राइट? 4f और 5f इलेक्ट्रॉन आ चुके। तो रीजन बिहाइंड दिस, ड्यू टू inclusion
of 4f14 या f14 बोल सकते हैं, ओके, f14 एलिमेंट्स, इंक्लूजन ऑफ 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट की ब्रैकेट में लिख लेना हम लोग f14 इन दी lanthanide contraction decreases in size is observed from cerium, okay, to lutetium. This decrease is called lanthanide contraction. Okay, which is due to main point here, which is due to poor shielding effect of 4f electrons and 4f इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, consequently the increase in effective nuclear charge. पॉइंट समझो मेरी बात बेटा, क्या होता है जब किसी चीज का हम यहाँ पर देखो स्कैंडियम, क्वेट्रियम एंड लैंथेनियम, इस पॉइंट पर आते हैं हम लोग, दैट इज स्कैंडियम है, ध्यान से देखो बेटा, पहले समझो, स्कैंडियम है, कौन सा कलर है सही दिखेगा, रेड, स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथियम। जब यहाँ से आप इस सब के एलिमेंट बनाओगे तो यहाँ पर 3D एलिमेंट, 3D वाला तो है ही, साथ में 4f वाला भी आएगा और 5f वाला भी आएगा, राइट, हाँ सर। ओके, तो इनके जो आपका शील्डिंग इफेक्ट होगा ये बहुत कम हो जाएगा। जैसे हमने बोला है कि जब हम इसके बारे में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे, इसमें यहाँ पर था, यहाँ पर तो D था, अभी क्या बनेगा, इसी के साथ में 3D आ जाएगा, फिर 4f आ जाएगा, तो अभी D के इलेक्ट्रॉन भी है, F के इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या पुअर शील्डिंग इफेक्ट और होगा। तो जितने भी आप D और F इंक्लूड करते जाओगे इनकी शील्डिंग पावर बहुत कम है, तो क्या करेगा, जो लास्ट का एलिमेंट होगा उसको तो अपने तरफ खींचेगा ही ना, समझे, हाँ सर। लास्ट के एलिमेंट को अपने तरफ खींचेगा, ओके, तो जितने भी डी और एफ इलेक्ट्रॉन आप इंक्लूड करते जाओगे शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होता जाएगा, ओके, दैट इज वाई हमने यहाँ पर लिखा कि जब हम y में देखते हैं तो y की एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज होती है या बड़ी होती है यहाँ पर, एंड फिर लेंथेनम की होती है, ओके, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ड्यू टू द, यहाँ पर रीजन मैंने लिख दिया, इसी रीजन को आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नोट डाउन करना है, लिखना है इसी रीजन को, ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ
ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन 4f एलिमेंट और 4f इलेक्ट्रॉन इन द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f इलेक्ट्रॉन होता है। इंक्रीज इन साइज ऑब्जर्व फ्रॉम सीरियम टू प्लेटिनियम। नाउ सीरियम यहाँ पर कौन है, प्लेटिनियम कौन है, एनीवन कोई बता पाएगा? सीरियम एलिमेंट क्या है? lanthanide. 58 यस, दैट इज सीरियम एंड प्लेटियम। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है ना, साइज हाँ सर, डिक्रीज इन साइज ऑब्जेक्ट, इस बीच में आपका साइज डिक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ दिस डिक्रीज इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम यहाँ पर देखेंगे तो यह साइज डिक्रीज हो रही है इस तरीके से। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, समझ में आया पॉइंट? ओके, विच इज द ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर है? एग्जाम Yes, sir. आपको समझना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट। थर्ड, सेकंड आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड आपका है ट्रांजिशन। थर्ड इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। एनीवन ट्रांजिशन एलिमेंट कोई बता पाएगा? D block element. डी D block. D block. ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा चलिए, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स का नाम बता दो आप। Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, manganese, iron, iron, cobalt, cobalt, nickel, copper and zinc. तो चलो मैं लिखता हूँ SC Ti, P क्रोमियम manganese, Fe कोबाल्ट Ni के बाद कॉपर के बाद zinc. जिंक। इसमें क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ध्यान से समझना। द एटॉमिक रेडियस फ्रॉम हेयर टू हेयर, कहाँ से कहाँ तक बोला मैंने? फ्रॉम हेयर टू हेयर, स्कैंडियम टू Mn, atomic radius decreases, atomic radius decreases because क्या होता है बेटा, d इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जाते हैं, राइट? हाँ atomic radius decreases। now फिर आपके जो यहाँ से यहाँ तक की बात है, जो Fe से लेकर के निकल तक, यहाँ से यहाँ तक atomic radius is almost constant, increased almost constant, and फिर here from point here to here, इन दोनों के केस में एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। हालांकि डिक्रीज होना चाहिए ना, इंक्रीज होता है। कोई बताएगा रीजन क्यों? देखो मैं बताता हूँ, सुनो यहाँ पर। रीजन इज दैट जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाओगे तो आपका d ऑर्बिटल बढ़ेंगे, D1 से लेकर के D5 तक जाएंगे, जिनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होगा। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है तो आयुष। ओके ओके, सो यहाँ से स्कैंडियम से आपका मैग्नीज तक जाने में D1 से D5 तक के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। ओके, सो ड्यू टू दिस आपका जेड स्टार स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, इसकी वजह से जेड स्टार आपका इंक्रीज हो जाएगा। जेड स्टार इंक्रीजेस इन कंपेयर टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, राइट? समझ में आया? नाउ FeCO और Ni में क्या होता है, आपका जेड स्टार और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के बीच में डिफरेंसेस बहुत कम होता है। FD6 आते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन अब बहुत ज्यादा हो गए ना, अब इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए कि वो शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता है। मींस D1 से D5 तक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो अब D6, 7, 8 आ गए, तो अब क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा, जैसे हम बोले
कि जब तक D1 था उसकी शील्डिंग पावर कम थी, वो ताकतवर इंसान नहीं था। D5 तक की पावर बहुत कम थी। जैसे D6 और 7 और 8 होने लगता है तो कुछ तो रजिस्टिंग पावर होती है, अभी क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रोक के रखते हैं। अभी समझो आप लोग, सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ये आपके आउटर मोस्ट सेल है, समझना बेटा ऑल ऑफ, ओके, यहाँ पर आपका ये डी सेल है, ओके, एंड ये पी सेल है। इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन था, फिर 3 इलेक्ट्रॉन था, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। जब तक D1 से लेकर के 5 तक थे तब तक इनकी पावर बहुत कम थी। बहुत कम मतलब ये इसकी पी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको अपने तरफ खींचना चाहते हैं, या पी के हो सकते हैं या एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने तरफ खींचना चाहते हैं। तो D1 से D5 तक मीन्स इसके सामने, इस पॉजिटिव के सामने ये 5 इलेक्ट्रॉन टिकते नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन को वो हरा सकता है या अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन्स आता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा इसको रजिस्ट करने लगते हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन की पावर अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है इन कंपेयर टू जेड, बट अभी भी ये इसकी तरफ जा रहे हैं, बट थोड़ा सा इंक्रीज हो गई ना पावर, समझे। 7th इलेक्ट्रॉन आता है तो थोड़ा और इंक्रीज हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन आता है थोड़ा और इंक्रीज, अल्टीमेटली डिक्रीज ही होती है, समझे। अल्टीमेटली द पावर ऑफ जेड स्टार इज ग्रेटर देन होती है, बट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से थोड़ा रजिस्टिंग पावर आपकी कम हो जाती है, रजिस्टिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो जेड होगा, जेड स्टार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके। एंड इसके केस में आपका क्या हो जाता है, जेड स्टार इज लेस देन इफेक्ट। तो यहाँ पर रेडियस क्या होने लगती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है ना, समझ में आया, ओके। हाँ सर। नाउ नेक्स्ट आपका चीज है, ये चीज अगर क्लियर समझ में आ गया देन आप लोग को समझ में आ गया होगा सारी चीज, ओके। स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, फिर FeCO(Ni) तक कांस्टेंट रहती है, फिर कॉपर और जिंक तक रेडियस इंक्रीज होती है, ओके। ये सारा कहानी किसमें है, 3D की वजह से। बात समझ में आया, 3D इलेक्ट्रॉन की वजह से, ओके, क्लियर है ना। नाउ अगर हम बात करें बेटा आयनिक रेडियस, ऑल ऑफ यू समझ में आता है आयनिक रेडियस क्या है। एनीवन, कैटायन और एनायन का रेडियस। यस, आयनिक रेडियस दैट इज कैटायन और एनायंस। पहले तो ये बताओ, जो आपके आयंस होते हैं ना, आयंस दो टाइप से फॉर्म हो सकते हैं। नंबर 1 कैटायन, नंबर 2 Anion. दैट इज कैटायन, और नंबर 2 एनायन। कैटायन कैसे फॉर्म होता है, एनायन कैसे फॉर्म होता है, कैटायन फॉर्म बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, okay, and anion formed by Gain of electron. gain of electron, okay. So ये loss of electron, this is gain of electron, clear है, हाँ सर। good one, okay, ये clear है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए, okay। अभी आप खुद बताना, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रेडियस कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग खुद बताइएगा, ओके। ऑल ऑफ यू नो द सोडियम। हाँ यस सर। सर। Yes, sir. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3s1 3s1 sorry. सोडियम आयन बना दिया मैंने, इसका मतलब क्या होगा, एक 1s2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 2s2 2p6 2p6 3s0, 0। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम इसको काट दिया, कैंसिल गया। अभी सोचो, मेरे हिसाब से सोचना आप लोग, अकॉर्डिंग टू मी, ये आपका था सोडियम। सोडियम का इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस सेल 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड सेल है दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन।
थर्ड सेल है 1 इलेक्ट्रॉन। अभी इसकी रेडियस कहाँ से यहाँ तक थी रेडियस, हाँ सर। ओके। अभी ये सेल आपने उड़ा दिया मतलब गायब कर दिया। इस केस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आपका रहेगा ही सोडियम, ये आपकी सेकंड सेल है, ये आपकी फर्स्ट सेल है, थर्ड सेल है। तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर इज ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी रेडियस यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो बताओ फर्स्ट रेडियस दैट इज R1 ग्रेटर देन होगा या R2 ग्रेटर देन होगा? R1 R1 greater than R1 R2. greater. We can say R1 greater that, than R2. yes, so we can say that R1 greater than R2, right? यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं Yes sir. R1 greater than R2, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कैटायन बनता है जब भी उसकी रेडियस क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर है? ओके। कम क्यों हाँ हो गई? सर। अभी फिर से देखो बेटा, कम इसलिए हो गई, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अभी तो इन दोनों की जेड की और इसकी ताकत बराबर थी, बैलेंस कर रहे थे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपका यहाँ पर जेड स्टार वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये अपनी तरफ और खींचेगा, राइट? तो वी कैन से दैट जेड स्टार हैज increases, okay, and that means decrease, और second point क्या है, decreases in Atomic radius. number of cell, नंबर ऑफ सेल्स भी तो कम हो रही हैं, ओके। तो हाँ रिजल्ट सर। क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन द एटम। ये बात सबको समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, सेम कंसेप्ट, कंसेप्ट एनाइन के केस में। एनाइन क्या है आपके सामने, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2, 2s2, 2s2 2p5, राइट? 5. यहाँ पर P5. F नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s2. 2p6. 6, 2p6. ये हुआ। अभी आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ये आपका क्या था, फ्लोरीन था, ओके। हाँ फ्लोरीन का सर। ध्यान रखना, हाँ. दिस इज 2 और दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड हाँ। इस केस में दिस इज 2 एंड दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, ये नंबर ऑफ, ये तो इंक्रीज हो नहीं रहा आपका, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन से इंक्रीज हो नहीं रहे ना, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अभी क्या थे, लेट से इस फ्लोरीन के केस में नंबर ऑफ 9 तो आपके प्रोटॉन थे ना अंदर, राइट? हाँ। और 9 ही आपके हाँ. इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 नहीं, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे इसको, 7 7 होगी ना, हाँ सर, वहाँ पे 8 होगी। 7 होगी। तो यहाँ पर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। अभी सोचो इसके केस में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 7 सेकंड केस में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना, प्रोटॉन्स तो सेम रहे, इसका मतलब क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ बाहर निकलना चाहेंगे, राइट? इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली रेडियस आपकी थोड़ा सा इंक्रीज आएगी इन कंपेयर टू दिस। तो बेसिकली रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन इज दैट द जेड स्टार आपका, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, जेड स्टार डिक्रीजेज, जेड स्टार Decreases. एज डिक्रीजेज, जेड स्टार डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर सेल इंक्रीज नहीं हुआ, ओके, सेल उतना ही रहेगा, ओके। एंड रेडियस ऑफ anion is greater than atom। बात समझ में आया? क्लियर है? ओके।
ना जब ये चीज समझ में आ सकता है तो आप एक पॉइंट और समझ सकते हो, दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? अभी आप सोचो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम लिखा पॉजिटिव एंड फ्लोरीन लिखा नेगेटिव। कैन यू फाइंड इट आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन? Isoelectronic means iso means same, Same. okay, and this electronic means Electrons. electron, okay। कुछ ज्यादा टफ है नहीं। यहाँ पर सोडियम के पास स्टार्टिंग 10 में इलेक्ट्रॉन्स 11 हो। इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, फिर उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन आपका निकाल दिया, Na पॉजिटिव बना। इस केस में उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 10 10 नंबर, electrons. ओके। सेम केस आपका फ्लोरीन हुआ करता है। फ्लोरीन क्या है आपके सामने? फ्लोरीन है। फ्लोरीन के स्टार्टिंग में 9 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके F नेगेटिव बनाया, एंड इस केस में इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। 10 electron. ओके, समझ में आई बात? हाँ सर। है आयनिक रेडियस डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द जेड। अगर हम बोलें कि इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो अब क्या करेंगे? रीजन इज दैट द आयनिक रेडियस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन जेड। ये पॉइंट आपको याद करना है। जेड इंक्रीज करने पर आयनिक रेडियस क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज। अभी सोडियम है और फ्लोरीन है, इन दोनों में किसके आयनिक रेडियस ज्यादा है? बोलो बोलो बोलो, आयनिक रेडियस किसकी ज्यादा है? Fluorine. सोडियम की या फ्लोरीन की? आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द जेड। जेड किसकी Fluorine की ज्यादा? ज्यादा होगी। फ्लोरीन की ज्यादा होगी, राइट। कैसे निकाला बेटा फ्लोरीन की ज्यादा होगी? अगर जेड इंक्रीज होता है, चलो बताते हैं हम लोग, ओके, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेट्स राइट डाउन हियर N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव बहुत सारे कैटायन लिख लेते हैं और एनायन भी लिखते हैं। चलो इस पेज में लिखते हैं, लाइक N3 नेगेटिव, फिर आपका ऑक्सीजन है -2, फ्लोरीन है -1, सोडियम है, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, मैग्नीशियम है एंड एल्यूमिनियम है, ओके। और लिखना है आप, और आगे आप ध्यान से देखो बेटा, ऑल ऑफ यू ध्यान से क्या ऑब्जर्व करोगे। अच्छा मुझे बताओ, नंबर ऑफ जेड लिखो पहले। जेड कितना है? जेड कितना है नाइट्रोजन का? 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11 11, and sorry 12. ये 11 है, ये 11 ये था। 11 है, हाँ। ये आपका 12 ये है। 12 और ये 12, 13. 30। 13. यहाँ तक समझ में आया? नाउ हाँ, टेल मी द yes, नंबर sir. ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ सब में। क्या 10 आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ सर सब 10 है। ओके, हाँ सर, नंबर 10 ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 10, 10, 10, 10, 10, ओके। ये चीज समझ में आया? अभी हाँ आपने जब ये चीज समझ में आया आपको, तो आप एक चीज निकालते हो, दैट इज E/P रेशियो।
ई होता है इलेक्ट्रॉन, पी होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन्स मीन्स आपका जेड ही होता है, समझिए। प्रोटॉन्स मीन्स आपका हाँ जेड ही होता है। तो ई बाई पी रेशियो कितना हो जाएगा? 10/7, इसका 10/8, 10/8, 10/9, 10/9, 10/10, 10 by सॉरी 11, 10/11, 10/12, 10/12, 10/13। 10/13. तो जिसका ई बाई पी रेशियो ज्यादा होता है उसकी रेडियस ज्यादा होती है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हाँ स्पीशीज। सर। ओके, हाँ यस। ई बाई पी रेशियो more means या ई बाई पी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक रेडियस, राइट? चलेगा? जिसका हाँ सर। ई बाई पी ग्रेटर देन है उसका आयनिक रेडियस ज्यादा होगा। ओके, ये आप फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लिख सकते हो। ओके, तो जो आपने यहाँ पर लिखा था ना, आयनिक रेडियस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ जेड, आप यहाँ पर अप्लाई करो। अगर आपने आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन जेड, ये आपका नॉर्मल रूल होगा। हाँ सर। ओके, जेड आप इंक्रीज कर रहे हो तो आयनिक रेडियस आपकी डिक्रीज हो रही है, हाँ राइट? हाँ सर। क्लियर है ना? तो ये आपका ये पैटर्न समझ में आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ओके, नाउ अभी आप मुझे बताना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताना कि इसका ट्रेंड क्या होगा। एग्जांपल इज दैट P-3, S-2, Cl- K पॉजिटिव, कैल्शियम +2। नाउ टेल मी इसका ट्रेंड कैसा होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, करके बताओ मुझे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जेड लिखना है, फिर इलेक्ट्रॉन लिखना है, फिर ई बाई पी रेशियो निकालना है। तो पहले आप जेड लिखोगे, सॉल्व करके बताओ सब लोग। जिसको आता नहीं है वो स्क्रीन पर देखें बेटा। 15 होगा जेड, यहाँ पर 16, यहाँ पर 17, यहाँ पर 18 एंड यहाँ पर 18 नहीं है, ये 19 है। 19 होगा और वो हाँ 20. 19 और वो 20। वो 20। गुड वन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, 18। 18, 18, 18, 18, 18. 18, 18। ई बाई पी रेशियो, इसको आप पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई बाई पी रेशियो आएगा आपका 18/15. 18/15, 18/16, 18/16, 18/16. 18/17, 17, 18/19, 18/19, 18/20. 18/20. तो सबसे ज्यादा रेशियो किसका है? फर्स्ट वन, राइट? 18/15। यस, हाँ first ratio greater than है, so we can say that this radius is greater than this radius, this radius, this radius because of this, this, this. Is that clear? yes sir, Yes, sir. हाँ कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? More is the value of E by P ratio, more is the ionic radii, right? क्लियर है? समझ में आया? चलो कुछ एग्जाम्पल एक और सॉल्व कर दो बेटा, कंफर्म हो जाने दो पहले सारी चीज। n-1, ओके, एंड n-2 एंड n-3। अभी सॉल्व करके बताओ। अभी क्या करोगे बेटा? ई बाई पी रेशियो निकालना है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समझना बेटा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 8, और यहाँ सर ये 8 है।
8 है, 8/7, 9/7, 9/7 और 9/7, 10/7। 10/7। सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा 10/7। 10/7. हाँ यार, 10/7। ये सबसे बड़ा। ये आपका आंसर है। क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। ये Sir. दिस वन ऑल्सो सॉल्व करो। द क्वेश्चन इज दैट एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 and aluminum +3. This is E/P ratio 12/13, 11/13, 11/10/13। 10/13. क्या हो जाएगा रेस चेंज? इज ग्रेटर देन दिस, यही होगा। हाँ हाँ सर. सर बराबर है। वेरी गुड। ओके, सो एक ट्रेंड्स बना सकते हैं हम लोग जनरली किस तरीके से। ट्रेंड इस तरीके से बना सकते हैं, ध्यान देना आप लोग। ट्रेंड ये हो सकता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक रेडियस क्या होगी फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस इन पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाने पर द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस इन अ पीरियड। बात समझ में आया? नहीं समझ में आता तो आप एग्जाम्पल लिख लिया करो साइड में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा? N-3, O-2, F-1। सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है? N-3 की, फिर O-2 की। ये आपको आइडिया है? हाँ सर। ओके, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट आप सेम एक और एग्जाम्पल अगर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, लाइक सोडियम +1, Mg+2, एल्यूमिनियम +3। इस केस में भी आपकी ये रेडियस डिक्रीज हो रही है, राइट? हाँ सर। यहाँ तक समझ में आया? नाउ डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक रेडियस आपकी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज होती है। Increases. ओके, Increase. यहाँ पर आपकी इंक्रीज होती है। ओके, जो गैसियस आयन होते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर, गैसियस आयंस या नॉर्मली जो गैसियस आयन होते हैं, गैसियस आयन के केस में रेडियस आपकी इंक्रीज होती है। ये बात समझ में आया? ओके, हाँ सर। ये आपका जनरल ट्रेंड्स हो गया। फिर आपका इसी से रिलेटेड एक आपके हाइड्रेटेड आयंस आते हैं। इसी आयन से रिलेटेड हाइड्रेटेड आयंस। एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेटेड आयंस? सर मतलब वाटर में डालने की. वाटर का। हाइड्रेटेड आयंस मींस जो वाटर में आपके रहते हैं या वाटर में जल्दी डिसोसिएट हो सकते हैं, लाइक सोडियम को डालेंगे या NaCl को डालेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलते हैं। एट द हाइड्रेटेड आयंस बेसिकली हम लोग ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, नाउ इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रुप 1 तो लिथियम की रेडियस आपकी ज्यादा होने वाली है इन कंपेयर टू सोडियम, इन कंपेयर टू पोटेशियम, इन कंपेयर टू रुबिडियम, इन कंपेयर टू सीजियम। ऑलरेडी हमने बोला ये आपका ये रेडियस क्लियर है। हाइड्रेटेड आयंस की रेडियस, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव साइन नहीं लगाया वाटर के केस। ओके, सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं लार्जेस्ट कैटायन आपका कौन सा होगा? सीजियम, बोल सकते हैं ना? हाँ सर. ये सिर्फ ओनली बेटा हाइड्रेटेड आयंस के केस में है, बाकी सब कहीं पर नहीं लगा सकते। ओके, वैसे आप देखो ना ये दोनों काउंटर पार्ट हो रहे हैं,
यहाँ पर बोला मैंने डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रहा है, फिर तो यहाँ पर सीजियम आपका एफ से कम, समझिए। हाँ सर। तो ऐसा नहीं सोचने का, ये सिर्फ हाइड्रेटेड आयंस वाटर के केस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। नॉर्मली आपका यही अप्लाई होगा, वाटर के केस के लिए आपको ये समझना है बस, और कुछ नहीं है। ओके, इसको हम लोग बाद में भी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां पर मैं इस प्रॉपर्टीज को डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनर्जी पर बैलेंस होता है, किस में कितनी एनर्जी निकलती है, हम लोग एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि कौन सा किस में कितनी एनर्जी निकलते हैं, वो आप देखते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टीज को आप लोग अलग से, मैंने डबल टिक लगा दिया, या आप बोलेंगे तो मैं इसको बॉक्स में भी बंद कर सकता हूँ, वो आपको याद रखना है। इस प्रॉपर्टीज को मेजरली अलग से आपको याद करना है। ओके, तो बेसिकली आपका Yes, sir. अगर हम बोलेंगे जो आपका ऊपर का ट्रेंड्स है अपार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स छोड़ करके, ऊपर का जो ट्रेंड्स है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होती है। तो हम बोल सकते हैं सबसे लार्जेस्ट कैटायन आपका कौन सा होगा, लार्जेस्ट रेडियस रखने वाला, सीजियम पॉजिटिव, हाँ सर, सीजियम सीजियम पॉजिटिव होगा। ओके, एंड हाँ। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट आपका कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होने वाला है, फ्लोरीन। क्लोरीन, वेरी गुड। ओके, एंड अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट कैटायन की बात करें, स्मॉलेस्ट कैटायन क्या होगा बेटा, सर आपकी स्क्रीन हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट कैटायन क्या होगा, लार्जेस्ट कैटायन, दैट इज सीजियम पॉजिटिव। smallest cation, that is H positive. Okay, largest anion, that is F negative. Smallest anion, that is H negative. Is that clear, all of you? हाँ सर। Now, atomic radius and ionic radius full and final complete हो चुका आपका। Okay, तो अभी atomic radius and ionic radius के जितने क्वेश्चंस हैं आपको कंप्लीट करना है, समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट है आपका लेट अस स्टार्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आपका आयनाइजेशन एनर्जी था ना, हाँ सर, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी था जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, क्या था बेटा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। वेरी गुड। देखो यहाँ पर जेड लिख सकते हैं और एस लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कोई बता पाएगा जेड और एस कब लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? किसी को आइडिया है? देखो, जो जेड होता है ना बेटा, वो यूएस इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, और जो एस होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। ब्रिटिश और इंग्लैंड वाले एस लिखते हैं, यूएस और अमेरिका वाले आपके जेड लिखते हैं, तो दोनों सही हैं। इंडिया में तो दूसरी चलती है ना, समझ गए? हाँ इंडिया वाले तो जुगाड़ से चलाते हैं, कुछ भी मिल जाए उनको, बस समझना होना चाहिए क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी। enthalpy, enthalpy, okay, and that is also called heat. आई थिंक ये पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने लिखा है ऊपर, ये सारी मीनिंग क्लियर है? ओके, नाउ ये चीज क्लियर हो गई, तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास में।
It is the amount of energy required to remove the one electron from the outermost shell, right? Of the gaseous atom, right? It is the amount of energy required to remove the electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. क्लियर है? समझ में आया? यस Yes. वर्धन, एनी डाउट? हाँ सर, वो हाइड्रेशन में सर, सॉरी हाइड्रेटेड आयंस में डाउट था। हाइड्रेटेड आयंस मींस, वो देखो बेटा, एक्चुअली ऐसा है ना कि हाइड्रेटेड आयंस मींस ये लिखा है कि कौन सा आयंस वाटर के साथ अपनी रेडियस एक्सपेंड कर सकता है। समझ रहे हैं? हाँ जैसे सर। आपने फॉर एग्जांपल एक आपका सॉल्ट है NaCl, एक आपका सॉल्ट है LiCl, इन दोनों को वाटर में डालेंगे तो Na आपका रेडियस Na आपका Na पॉजिटिव में रहेगा, लिथियम आपका लिथियम पॉजिटिव में रहेगा। तो वाटर में जाने के बाद कौन अपना रेडियस एक्सपेंड कर सकता है? आप इस तरीके से समझो, कभी कभी आपने वो छोटी छोटी सी बॉल देखी ना जो वाटर में डालने से फूल जाती हैं। हाँ सर। ओके, इस तरीके से समझो कि एक लिथियम वाली बॉल है और एक सीजियम वाली बॉल से। नॉर्मली सीजियम वाली बिना वाटर में डाले हुए सीजियम बड़ी होती है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। बड़ा है ना सीजियम? हाँ सर। ओके, बट क्या किया आपने, वाटर में पुट कर दिया। अभी सीजियम का इंक्रीजमेंट तो हुआ लेकिन थोड़ा सा हुआ। लेट्स से सीजियम का साइज हम बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में लिथियम ये था, ओके, एंड सीजियम आपका ये था। तो सीजियम आयन बड़ा दिख रहा है आपको? हाँ सर। आफ्टर पुटिंग इन वाटर, वाटर में पुट करने के बाद सीजियम आपका ये हो गया, लिथियम आपका ये हो गया, और सीजियम आपका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये हो गया। तो बड़ा कौन सा हो गया? लिथियम। हाँ सर। सिंपली समझ गए ना? हाँ दैट सर, इज, लेकिन ऐसे क्यों होता है सर, मतलब चेंज क्यों होता है ऐसे प्रॉपर्टीज? ऐसा चेंज होता है ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी। अभी हाइड्रेशन एनर्जी जैसे आपका एंथैल्पी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से होता है। हाइड्रेशन एनर्जी मींस किसको, वाटर को अपने पास रखने की टेंडेंसी होती है। सीजियम अपने पास वाटर, डेलिक्वेसेंट नेचर होता है। डेलिक्वेसेंट नेचर मींस पानी को या मॉइस्चर को अपनी तरफ गेन करने की प्रॉपर्टीज होती है। सीजियम नहीं, सीजियम के पास इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है जितनी लिथियम के पास है। लिथियम अपने पास वाटर रख सकता है, डेलिक्वेशन प्रॉपर्टीज होती है उसकी। डेलिक्वेशन मींस मॉइस्चर हो या वाटर को अपने तरफ खींचने की, अपने पास रखने की टेंडेंसी। जैसे आपने देखा होगा NaCl, अगर उसको आप बाहर हवा में रख दो खुले में, थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चराइजर गीला हो जाता है ना। हाँ नमक सर। को, घर में खाने वाला नमक होता है, उसको बाहर रख देते हो आप लोग, खोल के डिब्बा से बाहर खोल के रखोगे तो हल्का सा मॉइस्चर और गीला गीला हो जाता है, राइट? हाँ तो क्या सर। होता है, आपने पानी डाला नहीं उसमें, क्या किया, मॉइस्चर का जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर है उसने गेन करके अपने में वाटर इंक्लूड कर लिया। समझ में आया? हाँ सेम सर। प्रॉपर्टी सब में होती है। लिथियम के पास थोड़ा सा ज्यादा होती है, वो क्या करता है कि अपने तरफ खींच के ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल रख लेता है। वो प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में, मैंने बोला ना इसका हम लोग अलग से चैप्टर होता है, वहां पर मैं एनर्जी की वैल्यू ही बताऊंगा और एनर्जी किस तरीके से होती है वो ही बताऊंगा। लेकिन एनर्जी की वैल्यू वो सब याद नहीं करना, अल्टीमेटली याद ओके आपको सर। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कुछ तो आइडिया लगाना इस फिगर से, हाँ थोड़ा सर। बहुत आइडिया लगाना। हाँ सर। वाटर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इसलिए बोला हाइड्रेटेड आयंस। हाइड्रेटेड मींस यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, ये सब इक्वस हैं, समझे? ओके सर। ओके, ये सारी चीजें इक्वस हैं, लिखा नहीं मैंने, बस समझो इक्वस हैं। ओके, सर और गैसियस फेज में उल्टा होगा ना? हाँ, गैसियस फेज में आपको उल्टा हो जाता ओके सर। है। ओके, हाँ सर। गैसियस आयंस में आपका इंक्रीज हो जाएगा, सीजियम ज्यादा हो जाएगा। ओके, ओके सर। लिख सकते हो गैसियस आयंस यहाँ पर, गैसियस आयंस में इंक्रीज होगा।
ओके। हाँ सर। OUS so तो ये क्लियर, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल्स से इलेक्ट्रॉन, सेल हो सकता है और आप सेल्स भी कर सकते हैं, बिकॉज एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जितना आप इलेक्ट्रॉन अंदर का निकालोगे उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगी। ऐसे सोचो कि किसी का ये घर बना हुआ है, इतना लंबा घर बना हुआ है, ओके। अभी यहाँ पर आप खड़े हो और अपने दोस्त को बुला रहे हो, ये आपके उसके दोस्त के रूम है, ओके। इस तरीके से रूम घर है, ये सबसे अंदर है। अगर वो बंदा यहाँ पर है जिसको आपको बुलाना है तो आपको ज्यादा जोर से चिल्लाना पड़ेगा, राइट। एनर्जी आपको ज्यादा देना पड़ेगी। अगर वो सेम पॉइंट यहीं पर होता है या यहीं पर होता है, इसका मतलब उसको एनर्जी कम देना पड़ेगी, जल्दी से बाहर आ जाएगा। समझिए पॉइंट? हाँ सर। ओके। तो इस तरीके से समझो कि अगर कोई चीज बहुत ही अंदर है तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर कोई चीज पहले से ही बाहर बैठी हुई तो उसको थोड़ा सा बुलाने पर, थोड़ा धक्का देने पर वो ऑलमोस्ट बाहर आ जाएगी। इस तरीके से होता है। तो आपका जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो होता है दैट इज, लेट्स से एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए आपका एक गैसियस एलिमेंट है, बिकॉज हम लोग डेफिनेशन हम लोग गैसियस में दिया, यहाँ पर भी गैसियस की स्पेलिंग थोड़ा सा, स्पेलिंग क्या हो जाएगा, GASEOUS, ओके। गैसियस AG है। क्या करते हैं, आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ पर। सो लेट्स से एनर्जी आपने Q दिया, ओके। Q एनर्जी दिया तो आपका A पॉजिटिव बन गया एंड A आपका गैसियस आ गया, राइट। प्लस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, क्लियर है ना। तो बेसिकली वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस ऑल्सो, इस तरीके से लिख सकते हैं AG गैसियस एलिमेंट, ए पॉजिटिव फॉर्म करेगा, ये भी गैसियस एलिमेंट रहेगा और इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंड वी कैन से दैट डेल्टा H क्या है यहाँ पर, इज इक्वल टू Q। जो आपने गिवन एंथैल्पी है वो आपने यहाँ पर एनर्जी दी हुई है। जब एनर्जी देते हैं तो एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव में। बात समझ में आया? जो एनर्जी हम लोग देते हैं वो एनर्जी किस में होती है, पॉजिटिव में, ओके। सो दैट एंथैल्पी that is called, that delta H is called एंथैल्पी चेंज। enthalpy, enthalpy change, right। enthalpy change हो गया। now when delta H आपका पॉजिटिव होता है, enthalpy change आपकी पॉजिटिव होती है, delta H is equal to पॉजिटिव, उस केस में वो रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। when delta H नेगेटिव, उस केस में रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। ये पॉइंट भी आपको याद करना है। फिर से explain कीजिए। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्यू मीन्स आपने क्या है, किसी भी एलिमेंट को, लेट्स से मैंने बोला कि आपके घर में जो सॉल्ट है, सोडियम है, सोडियम से, सोडियम का एक छोटा सा पीस लिया और उस पीस से मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है बाहर। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। सॉलिड है ना वो सोडियम, उस सोडियम को गैसियस में लेके आएंगे। गैसियस स्टेट में और गैसियस स्टेट से आपका आयन स्टेट में जाने की एनर्जी को चेंज को ही हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, समझे। जैसे हमने क्या किया, कोई भी चीज होती है, आप क्या करोगे, पहले वो सॉलिड होती है, सॉलिड से वो लिक्विड में जाएगी, हाँ सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विड में जाएगी, लिक्विड से वो गैस में जाएगी, गैस से फिर आपका गैस प्लस में या एक पॉजिटिव चार्ज में जाती है, समझे, समझे कि नहीं। हाँ हाँ ये, तो आपको क्या कर, जैसे आपने सोडियम का पीस लिया था ना, लेट से आपका जो आपने जो जिसमें क्रिस्टल आते हैं, आपके सोडियम मीन्स आपके सॉल्ट के क्रिस्टल आते हैं, वो आपने देखा ना, क्रिस्टल वाला सॉल्ट, हाँ सर। ओके।
लेट से वो पीस लिया तो वो तो सॉलिड है ना आपका, और उसको इतना हीट करेंगे कि वो लिक्विड में चेंज हो गया, फिर और हीट करेंगे तो वो आपका गैस बन जाएगा। तो Yes. जो यहाँ से यहाँ तक की हीट है वो हीट आयनाइजेशन एनर्जी में काउंट नहीं होती है, समझ गए? काउंट क्या होती है? गैसियस एटम से लेकर के गैसियस आयन बनाने के लिए जो हीट होती है वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी में काउंट होती है। बात समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। तो इस गैस को जो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है? सिर्फ ये वाली एनर्जी है, समझ गए? ये वाली एनर्जी स्टार्टिंग की एनर्जी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, वो काउंट नहीं करना है। ओके, नाउ Okay. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बोला तो क्या होता है, गैसियस एलिमेंट से गैसियस आयन बनाना है आप, तो आपका ये चीज कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आयंस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, तभी तो आयंस बनेगा। तो उस केस में जो एनर्जी यहाँ पर आपने सप्लाई की है, ये एनर्जी आपने सप्लाई की ना, एनर्जी आपने दी ना उसको, क्या एनर्जी निकली क्या उससे? नहीं ना। आपको आयन इलेक्ट्रॉन निकालना तो यहाँ पर एनर्जी देना पड़ेगा ना आपको, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। जब एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी पॉजिटिव में होती है, अगर एनर्जी ऑटोमेटिकली निकलती है तब वो एनर्जी निगेटिव में होती है। समझे मेरी बात? जब कोई चीज को, किसी चीज को आप हीट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब आप एनर्जी उसको दे रहे होते हैं, तो वो सारी रिएक्शन क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक। Endothermic. अगर कोई रिएक्शन में ऑटोमेटिकली हीट आउटपुट हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है? Exothermic. समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि क्या करते हैं, हम्म, एक एलिमेंट है, आपने कभी देखा होगा कि किसी भी पार्ट को कोई भी दो सब्सटेंस को रिएक्शन कराते हैं तो वो वीकर आपका हॉट या गर्म होने लगता है, राइट? आप एक काम करना, जैसे हम बोले, आपने कभी डिटर्जेंट देखा? हाँ हाँ जैसे कपड़े सर। धोते हैं, कपड़े साफ करते हैं, हाँ डिटर्जेंट सर। लेना, एक अपने हाथ में डिटर्जेंट लेना, एक स्पून डिटर्जेंट लेना अपने हाथ में, ओके, अपने पाम में, ओके। उसमें क्या करना, कुछ वाटर ड्रॉप्स डालना, फिर आपको उसको हल्के से रब करोगे, आपको बहुत हॉट फील होगा, बहुत गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि आपने वाटर डाला, आपने एनर्जी नहीं दी, वहां पर क्या होता है, एनर्जी वहां से निकल रही होती है, वहां से हीट निकल रही होती है, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ गए मेरी बात को? हाँ घर में सर। एक्सपेरिमेंट Yes, sir. करना, जो डिटर्जेंट होता है कपड़े साफ करने वाला, सर्फ एक्सेल होगा, एरियल होगा, जो भी आपके घर पे होता है, उसको थोड़ा सा लेना अपने हाथ में, और उसमें आप कुछ वाटर ड्रॉप डालना, उसको फिर रब करना, रब करोगे तो आपको पता लगेगा यार ये तो बहुत हॉट हो गया, आपकी गद्दी जलने लगेगी। इतना नहीं जलते कि आपको बहुत ज्यादा मतलब कोरोसिव नेचर हो जाएगा, बट जलने लगती है। समझे मेरी बात को? ओके, हाँ सर। पॉइंट समझ में आया ना? हाँ। तो वो सारे रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक में आती हैं, और एंडोथर्मिक में कौन आती है? जिसमें हम हीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी एंडोथर्मिक। पॉइंट समझ में आया? नाउ Yes, अभी sir. हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्रोसेस, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, CH कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस। नंबर वन, क्या आपको नहीं लग रहा ये रिएक्शन कैसी एंडोथर्मिक है? इज दिस रिएक्शन आर एंडोथर्मिक और नॉट? Yes, sir. Endothermic. Yes, एंडोथर्मिक। sir. पॉइंट नंबर टू, क्या इस रिएक्शन में कैटाइन फॉर्मेशन हो रहा है या एनाइन फॉर्मेशन हो रहा है? कैटाइन मींस पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है या नेगेटिव चार्ज? Positive. देखो, नहीं पता जिसको देख लो, कैटाइन मींस होता है पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। एनाइन मींस होता है नेगेटिव आयन।
इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। कैटायन फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीडेशन समझते हो? ऑक्सीडेशन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो एलिमेंटल फॉर्म होता है, ये एलिमेंटल फॉर्म है ना, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बताया था ना, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मैंने बोला सोडियम लिखा तो सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना? यस और नो? नहीं पता? समझ लो, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। कोई भी एलिमेंट लिखा है उस फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 0 होती है। क्लियर है? हाँ सर। ओके। ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कोई आयंस लिखा है तो उस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है ऑक्सीडेशन। वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो 0 से 1 में आपका जाता है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उस केस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। बात समझ में आया? यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मींस रिडक्शन। बात समझ में आया? याद रहेगा? ओके ना, एनी डाउट एनीवन? चलिए, नहीं डाउट। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, नथिंग दैट द यूनिट ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पर एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। आई थिंक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने किस में पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। हाँ सर। वहां पर जूल पर एटम भी हो सकता है। ओके, और यू कैन से दैट किलो जूल पर एटम भी हो सकता है। आप इस तरीके से लिख लो कौन कौन सी एनर्जी होती है, यहाँ पर लिखो जूल पर एटम्स, जूल पर एटम्स, किलो जूल पर एटम। ओके, फिर आपका किलो कैलोरी पर एटम्स, ये सारी यूनिट हो सकती हैं। अब इन यूनिट का इंटर कन्वर्जन आप समझ लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल होता है। ओके, सॉरी, यहाँ पर आपका एटम नहीं है, ये मोल है, क्योंकि किलो जूल के साथ हम लोग मोल लिखते हैं। दिस वन ऑल्सो मोल। and 1 electron volt per atom is equal to 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। एक आपका ये हो गया। और अगर फिर से आपको कन्वर्जन करना है कैलोरी में, किलो कैलोरी से कैलोरी में लेके आना है, देन 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये आपका कन्वर्जन। ओके, आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। बेसिक सी चीजें हैं, यूनिट इंटर कन्वर्जन है, आपको समझ में आना चाहिए। समझे? क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद आपका आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, दिस विल बी द योर लास्ट पॉइंट, फिर हम लोग इफेक्ट देखेंगे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा? एनीवन टेल मी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मींस एक से ज्यादा एनर्जी आप निकाल रहे हो ना एक साथ। भी समझना मेरी बात बेटा,
ऑल ऑफ यू लिसन, देख रहे हो ना यहाँ पे एल्यूमिनियम गैसियस एलिमेंट, अगर आप यहाँ पर कुछ एनर्जी देते हो, लेट्स से आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोलेंगे इसको, तो आपका एल्यूमिनियम पॉजिटिव बनेगा, यस और नो, प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ओके, सर। नाउ नेक्स्ट वन, इसी प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेक्स्ट स्टेप है आपका एल्यूमिनियम प्लस से आपका सेकेंड एनर्जी और देते हैं हम लोग, कुछ और एनर्जी दिया इस पॉइंट से, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा बाहर, ये आपका 2 बन जाएगा, प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपने और एनर्जी दिया, और एनर्जी देंगे तो आपका थर्ड एलिमेंट बनेगा, दैट इज एल्यूमिनियम प्लस 2 गैसियस से आपने एक बार एनर्जी और दिया, दैट इज IE3। अभी आपका एलिमेंट बना एल्यूमिनियम प्लस 3 गैसियस प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बोला कि नहीं भाई और एनर्जी देते हैं, क्या बनता है, चलो देखते हैं। और एनर्जी दिया, प्लस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 4, क्या बनेगा Al प्लस 4 गैसियस प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बनेगा, Yes, sir. यस और नो। बट यू नो दैट एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 इन 8 3, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। अगर आप ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एल्यूमिनियम होता है आपका 13 इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s 3s2 3p1। तो P1 ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, 3p1 में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन से आसानी से निकल सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, बोलो यस और नो, हाँ निकल सर। सकता है ना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो अब आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 2 बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ निकल गया, राइट, एक इलेक्ट्रॉन आपका ये है, क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट आपका इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 2 था ना। अभी जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 2 8 1 बना। अभी इस पॉइंट से आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ओके, इस पॉइंट से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, क्लियर है ना। जब इससे निकलेगा तो ये 2 8 1 आपका यहीं पर है, 2 8 1। जब 2 8 1 से भी आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तब क्या जाएगा आपका 2 8 2 8 आ जाएगा। अभी हम क्या निकालते हैं, इससे भी आपका फिर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो आपका यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बन गया। अभी आप देखो आपने फिर से इलेक्ट्रॉन निकाला, इस केस में आपका 2 8 था, फिर से एक इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट पेयर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन्स ये 2 6 वाले पेयर्ड है ना, कंप्लीट फील्ड है ना, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है क्या, नहीं निकलता। जो आपका यहाँ पर ऑप्शंस बनेगा दैट इज 2 7 बनेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी जो मशक्कत करनी पड़ेगी ना, जो यहाँ पर तीनों को मिलाकर नहीं करनी पड़ेगी, मीन्स इन तीनों की एनर्जी से कहीं ज्यादा ये एनर्जी होगी सिंपल। तो वी कैन से दैट कि आयनाइजेशन एनर्जी जब हम यहाँ पर निकालते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ना। अभी आपने पढ़ा ना कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, इस तरीके से आप चेंज करते हो आयन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है कि नहीं, नहीं पता आपको, जस्ट ऊपर देखो, एल्यूमिनियम वाली पार्ट बात बताई थी मैंने, यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज मतलब रेडियस कम हो गई, ये दिख रहा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ ना, हाँ सर। हाँ ओके, मतलब रेडियस कम हो गया। तो वी कैन से दैट अगर एल्यूमिनियम से आप एल्यूमिनियम प्लस 3 तक जाते हो, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हम लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, राइट, ये समझ में आया। डाउन द ग्रुप जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है।
और दिस सिस्टम this is very stable configuration, right? I think ये समझ में आ गया होगा, stable configurations, okay? Now in this case क्या चल रहा बेटा, म्यूट किया करो ना. In this case electron is removed from second cell. अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जितना बाहर होता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको कम लगानी पड़ेगी. अभी उसने सेकंड सेल से, लेट से हम बोलते हैं इस तरीके से घर बना था उसका, ये आपका फर्स्ट थर्ड फ्लोर था, ये सेकंड था, ये आपका फर्स्ट रूम था, ये उसका अंदर घर है इस तरीके से. तो बंदा यहाँ से आवाज लगा रहा है, उसने आवाज लगाया तो ये वाला एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, इस वाले रूम से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे. इससे निकालने के लिए उसको थोड़ा ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगी. और इससे तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बैठी हुई उसकी मॉम है, और मॉम तो फिर वापस जाने नहीं देगी, बोलती है पढ़ाई करो. समझे? तो सेकंड पॉइंट से आपका ये सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, राइट? क्लियर है? हाँ सर. सो वी कैन से दैट जो आपकी एनर्जी है, द आयनाइजेशन एनर्जी E4 is far, ionization energy 4 is far greater than ionization energy 3rd. बात समझ में आया? ओके, ये क्यों हुआ? एनीवन टेल मी? Because cell has changed, right? सेल चेंज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई. क्लियर है ना? ओके. हाँ सर. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे द इफेक्ट ऑफ, क्या क्या इफेक्ट होंगे टू द आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप जाने पर. ओके. समझ में आया कि नहीं? हाँ सर. ओके. सर यहाँ तक टेस्ट के लिए पोर्शन है हाँ, क्या? यहाँ तक टेस्ट के लिए पोर्शन है. ओके, यहाँ तक आप लोग स्टडी करो, यहाँ तक आपके एग्जाम में आने वाला है. ओके. 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 जो फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी है उसको आप लोग पढ़ लेना. इन केस मे भी हो सकता है 1 क्वेश्चन आ जाए, बट ट्राई करूंगा कि वो नहीं दूं. सिंपल आपका देखना आपको कि सक्सेसिव एनर्जी होती है, तो आपको देखना इलेक्ट्रॉन किसी नेक्स्ट सेल से तो नहीं निकल रहा. अगर नेक्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, दैट मीन्स वो एनर्जी बहुत 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 हायर होगी इन कंपेयर टू द सेम सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाँ क्लियर है सर. ना? ओके. तो ये आप लोग देखो, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, ओके सर. बाय बाय एवरीवन. बाय सर. थैंक बाय यू सर. सर. थैंक यू सर. नाइस डे सर सर. क्वेश्चंस मोस्टली थ्योरेटिकली होंगे या मोस्टली थियोरेटिकल, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं होंगे. मोस्टली क्या सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं. इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कुछ होता ही नहीं. न्यूमेरिकल के लिए मैंने अभी कोई फॉर्मूला बताया क्या? नहीं, सिवाय एक रेडियस निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है ना अभी तक, न्यूमेरिकल वाला. और कुछ है नहीं इसमें न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं होता न्यूमेरिकल. मोस्टली 100% थियोरेटिकल क्वेश्चन है. ओके, so shall we stop now? थैंक यू Bye. Bye bye. बाय सर.